नमस्कार दोस्तों, BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग MPHS 2019 के जो प्रिलिमिनरी के पेपर हैं उसके क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 150 तक डिस्कस करेंगे, जिसमें कंप्यूटर का पार्ट मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कंप्यूटर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें MPHS 2017 से लेके 2019 के सारे क्वेश्चन डील किए गए हैं। इसके अलावा MP सिविल जज में पूछे गए कंप्यूटर के सवाल भी डिस्कस हुए हैं। साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया है कंप्यूटर पे। और जो क्वेश्चन इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक जो मैंने डील किया है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं दोनों वीडियोस के यानी कंप्यूटर के क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक और पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फिलहाल इस पेपर पे फोकस करते हैं, आइए देखते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 51, requirement of reasonableness runs like a golden thread through the entire fabric of fundamental rights is held in। तो ये जो हेल्ड हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंट केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ फ्रेम्ड ए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। इसका आंसर है महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which constitutional amendment article 21A providing for right to education was inserted in the constitution of India। तो इसका आंसर है 86th amendment। क्वेश्चन नंबर 54, the satisfaction of the president means the satisfaction of the council of minister and not his personal satisfaction held in। तो ये हेल्ड हुआ था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, अंडर वाट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑब्टेन द व्यूज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ए पार्टिकुलर बिल। तो इसका आंसर है आर्टिकल 143। इसी को हम लोग एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सिक्योर लिबर्टी ऑफ। तो लिबर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ एंड फेथ है। जो ये अपॉर्चुनिटी वर्ड आता है ये आता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। प्रीएम्बल में जो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर। तो इसका आंसर है, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शन करवाता है। तो पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का और इसके अलावा ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और ये दे रखा है आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। तो पहला देखिए, ये पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द राज्यसभा मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर्स। एकदम सही, मतलब अगर राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो यू शुड हैव मिनिमम ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट सवाल, ये पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। ये गलत है, मिनिमम एज लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 ईयर्स है। अगला ऑप्शन, ये पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द लोकसभा मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स। ये भी सही है। अगला ऑप्शन, ये पर्सन एलिजिबल टू वोट फॉर इलेक्शन टू ये विलेज पंचायत मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये भी सही है, मतलब 18 ईयर्स के बाद अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है तो आप किसी भी इलेक्शन में वोट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो किसी भी इलेक्शन मीन्स आपकी कंस्टिट्यूएंसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जहाँ कंस्टिट्यूएंसी होगी वहीं पे आपका इलेक्टोरल रोल में नाम होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं एक ट्रिक बताऊँगा। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा ये सेंटर में होता है, यूनियन में होता है। तो राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं अपर हाउस और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। तो लोअर हाउस यानी लोकसभा के लिए आपको 25 ईयर्स का होना चाहिए और अपर हाउस यानी राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए। उसी तरह अगर स्टेट के केस में कहें तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल,
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं लोअर हाउस। तो यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन फिर कभी गलत नहीं होगा आपसे। अगला सवाल है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, तो इसका आंसर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। क्वेश्चन नंबर 60, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, यानी एज पूछ रहा है, शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन और अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो ये कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है आर्टिकल 24 में, और यहाँ जो एज प्रिस्क्राइब्ड है वो है 14 ईयर्स। मतलब 14 ईयर्स से कम का अगर कोई पर्सन है यानी कि चाइल्ड है तो उसको ऐसे फैक्ट्री माइंस और अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में लगाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ से शुरू होता है सारे का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61, प्लेंटिव में आस्क फॉर रिलीफ ऑफ पोजीशन पिटीशन और रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी अंडर सेक्शन 22 ऑफ द SRA वेयर द सूट इज़ फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर। तो इसका आंसर है द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन में दे रखा है एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। आइए एक बार देखते हैं सेक्शन 22। इसका जो सब सेक्शन 1 है वही बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रारी कंटेंट इन द CPC एनी पर्सन सुइंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मे इन एन एप्रोप्रिएट केस आस्क फॉर पोजेसन पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, when an instrument in writing does not express the real intention then either party may institute a suit for। तो आंसर है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ये दे रखा है सेक्शन 26 ऑफ SRA में। आइए देखते हैं थोड़ा सेक्शन 26। इसका पार्टिकुलरली सब सेक्शन 1 का क्लॉज ये बोलता है कि व्हेन थ्रू फ्रॉड और ये म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज ये कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी टू विच द कंपनीज एक्ट अप्लाइज डज नॉट एक्सप्रेस देयर इन रियल इंटेंशन देन आइदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूट ये सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ये सूट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी अलाउड इफ द रियल इंटेंशन ऑफ पार्टीज आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू। तो आंसर है फ्रॉड। ये अभी मैंने सब सेक्शन 1 पढ़ा 26 का। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देखिएगा, लगातार 2 क्वेश्चन सिर्फ एक सेक्शन 26 ऑफ SRA से पूछ लिया गया। अगला सवाल है इन ए सूट अंडर अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विच सेक्शन एम्पावर्स कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट। तो इसका आंसर है सेक्शन 14A, और ये 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट से इस सेक्शन को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये पर्सन शैल नॉट, देखिए यहाँ शैल नॉट वर्ड है, बी एंटाइटल टू अ स्पेसिफिक रिलीफ ऑफ द डिलीवरी ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसका आंसर है व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड बी एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। तो अगर आप सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो वहाँ दूसरे तरह से सेक्शन का वर्डिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्शन 8B ऑफ SRA क्या बोलता है, एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ ए पार्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट द ऑनर may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed। यानी कि अगर एडिक्वेट कंपनसेशन है तो उसका जो रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट है वो फेल कर जाएगा, लेकिन एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं है तो एनफोर्स होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था ये पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल टू स्पेसिफिक रिलीफ। तो मतलब एक तरह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एनफोर्स नहीं किया जा सकता है अगर एडिक्वेट
रिलीफ जो है मनी के टर्म में कंपनसेशन जो है एडिक्वेट रिलीफ होगा। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ से एनडीपीएस एक्ट शुरू हो रहा है। प्रिंसिपल दैट सेक्शन 50 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सर्च ऑफ बैगेज हैज़ बीन लेड डाउन इन, तो इसका आंसर है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस पवन कुमार। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एमपीएचएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 ऑफ एनडीपीएस एक्ट आर नॉट अप्लीकेबल टू, तो आंसर है चांस रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 68, वेन एवर एनी पर्सन मेक्स एनी अरेस्ट और सीजर अंडर एनडीपीएस एक्ट, he shall make a full report of all the particulars of such arrest or seizure to his immediate official superior, तो विदिन 48 आवर्स। और ये सेक्शन 57 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में दे रखा है। यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी जो है वो बोलता है कि अरेस्ट के विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टी यानी डिटेन्यू को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जज ऑफ अ स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 36 ऑफ एनडीपीएस एक्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय, तो इसका आंसर है गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, लेकिन जब कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होगा तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग होगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है। और ये स्पेसिफिकली दे रखा है सेक्शन 36 के सब सेक्शन 2 में। अब यहाँ से लिमिटेशन एक्ट के सवाल शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन है पहला लिमिटेशन का, लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ग्रांटिंग परपेचुअल इंजंक्शन इज, लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री ग्रांटिंग परपेचुअल इंजंक्शन इज, तो आंसर है कि नो लिमिटेशन पीरियड हैज़ बीन प्रोवाइडेड। और ये आपका मिलेगा प्रोवाइजो टू आर्टिकल 136 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। राइट, अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू, तो आप सेक्शन 5 का जो स्टार्टिंग वर्ड पढ़ेंगे उसमें बोलता है कि एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, देखिए एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21, तो सूट पे अप्लाई नहीं करेगा कोई भी अपील हो या एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। तो इसका यहाँ पे आंसर होगा ओनली अपील और एप्लीकेशन एक्सेप्ट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अगला सवाल है, टू परफेक्ट ये राइट ऑफ इजमेंट मिनिमम पीरियड ऑफ एंजॉयमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ एंड टू इंस्टीट्यूट ये सूट फॉर क्लेमिंग सच राइट दिस पीरियड मस्ट एंड, तो इसका आंसर है विद इन 2 years नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। इसका कहने का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ से इजमेंट राइट शुरू हुआ, तो इजमेंट्री राइट को कन्फर होने के लिए 20 years तक आपको इजमेंट्री राइट का इस्तेमाल होना चाहिए। और जिस दिन ये 20 years कंप्लीट होता है उसके विद इन 2 years सूट फाइल होना चाहिए टू क्लेम द इजमेंट्री राइट, यही पूछ रहा है। और ये आपको दे रखा है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये आपका दे रखा है सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। ईच ऑफ द, ये बोलता है सब सेक्शन 2, ईच ऑफ द सेट पीरियड्स ऑफ 20 years शैल बी टेकन टू बी ए पीरियड एंडिंग विद इन 2 years नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयर इन द क्लेम टू विच सच पीरियड रिलेट्स इज कंटेस्टेड। अगला सवाल है, अब यहाँ से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सवाल शुरू होता है। इन एन अपील, ध्यान रखिएगा 2 प्रोविज़न जुड़े थे एनआई एक्ट में, सेक्शन 143A और सेक्शन 148। तो इन एन अपील बाय द ड्रॉवर अगेंस्ट इन कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट व्हाट मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइन और कंपनसेशन कैन बी ऑर्डर्ड बाय द एपेलेट कोर्ट टू बी डिपोजिटेड बाय द एपेलेंट, तो ये इसका आंसर है 20% और ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 है। देखिए सेक्शन 143A में क्या होता है कि जब पेई यानी कि जिसके फेवर में चेक विड्रॉ किया और
चेक डिसऑनर हो गया, तो जो पेई था उसने केस किया, तो जब ट्रायल होगी तो वहाँ पे सेक्शन 143A में जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड केसेस को, मतलब डिसऑनर ऑफ चेक को, तो ये ऑर्डर करेगा ड्रॉवर को कि कंप्लेनेंट को 20% ऑफ चेक अमाउंट पे करे। ठीक है, ये ड्यूरिंग ट्रायल है सेक्शन 143 में। अब सपोज कि ट्रायल में ड्रॉवर कन्विक्ट हो जाता है तो वो अपील फाइल करेगा, तो अपील फाइल करेगा तो अगेन ड्रॉवर विल बी डायरेक्टेड टू डिपॉजिट 20% ऑफ द चेक अमाउंट इन द अपीलेट कोर्ट, और कोर्ट चाहे तो उस 20% अमाउंट को कंप्लेनेंट को दे सकता है। इस तरह अपील तक पहुँचते पहुँचते पेई को 40% ऑफ द चेक अमाउंट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है। विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? तो इसका आंसर है सेक्शन 13। क्वेश्चन नंबर 75, when no rate of interest is specified, interest on the amount due on a bill of exchange shall be calculated। तो इसका आंसर है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, और ये दे रखा है आपको सेक्शन 80 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। अब यहाँ से MPLRC के क्वेश्चन शुरू होते हैं। MPLRC से रिलेटेड ऑलमोस्ट MPLRC और MP एकोमोडेशन एक्ट, ये दो एक्ट हैं जिससे पाँच सवाल हर एक से, यानी टोटल 10 सवाल पूछे जाते हैं MPHS के प्री में। मेंस में ये सिलेबस नहीं है। तो हमारे चैनल पे लगभग 20 वीडियो इन दो लोकल लॉ पे हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें चला के देख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होगा प्री MPHS प्री के लिए और MP सिविल जज के प्री और मेंस दोनों के लिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फेलियर टू वैकेट लैंड इन फेवर ऑफ एलओटी वुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन, तो सेक्शन 25B, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लैंड रेवेन्यू शैल बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी होल्डिंग विच इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इफ़ इट्स एरिया इज अप टू, तो 2 हेक्टेयर्स, मतलब अगर लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स है और उसका एक्सक्लूसिव यूज़ एज एग्रीकल्चरल लैंड हो रहा है, तो उस पर कोई भी लैंड रेवेन्यू दे नहीं होगा। और ये आपको दे रखा है, मैं बताता हूँ सेक्शन, ये दे रखा है सेक्शन 58A ऑफ द MPLRC में। अगला सवाल है, सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर सेक्शन 250 ऑफ द कोड, पटेल में बी अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय, तो आंसर है कलेक्टर, मतलब पटेल को जो है कौन अपॉइंट और रिमूव कर सकता है, तो कलेक्टर। और ये आपको दे रखा है सेक्शन 226 ऑफ MPLRC में। अगला सवाल है, फाइन फॉर अनऑथराइज्डली टेकिंग पोजेशन ऑफ लैंड मेंशन इन सेक्शन 240 ऑफ द कोड में एक्सटेंड टू, तो इसका आंसर है 1 लाख एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ तहसीलदार। और हमारे चैनल पे सेक्शन 248 पे एक्सक्लूसिवली एक वीडियो है लगभग 12-15 मिनट का, इसे देखिएगा, ये स्पेशली MP सिविल जज के प्री और मेंस दोनों में कायम आएगा। तो देखिए, पेनाल्टी ऑफ ऑथराइजिंग टेकिंग पोजीशन सेक्शन 248 में दे रखा है, और इसमें जो है तहसीलदार है वो 1 लाख रुपये तक का फाइन कर सकता है। अगला सवाल है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय तहसीलदार अंडर सेक्शन 131 ऑफ MPLRC फॉर प्रिजर्विंग ए राइट ऑफ वे में एग्जिस्ट इज, तो आंसर है 90 डेज। सेक्शन 131 से अक्सर सवाल पूछा जाता है, ये ईजमेंट्री राइट की बात करता है। 131 का मार्जिनल हेडिंग है राइट्स ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट, और जो हमारा सवाल था वो उससे रिलेटेड प्रोविज़न है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 131। उसका प्रोवाइजर जो बोलता है सबसेक्शन 2 का, प्रोवाइडेड दैट सच इंटरिम ऑर्डर शैल स्टैंड वैकेटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अनलेस वैकेटेड अर्लियर, मतलब अगर पहले वैकेट हो जाता है तो ठीक है,
मतलब अगर ऑर्डर से, अदरवाइज ये 90 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से सवाल। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लिमिटेशन पीरियड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल एंड अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट इज फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो इसका आंसर है 3 मंथ्स, और ये आपको प्रोवाइडेड है सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में। ये बोलता है सबसेक्शन 2 इसका, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट अनलेस द कंप्लेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस हैज बीन मेड within 3 months from the date of the commission of the offense। अगला सवाल है, the provisions of chapter 3A of act shall not apply to the landlord defined in। तो अर्लियर इसका ऑप्शन 2 था, लेकिन ऑप्शन 1 बाद में करेक्ट हुआ था। तो जो लैंडलॉर्ड का डेफिनेशन है सेक्शन 2B में, उस पर जो चैप्टर 30 ये है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, और ये दे रखा है सेक्शन 23J ऑफ द एक्ट में। आइए एक बार देखते हैं 23J। ये बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर मीन चैप्टर 3, लैंडलॉर्ड मीन्स ये लैंडलॉर्ड हु इज सो एंड सो, इसमें सारे ये दिए हुए हैं। तो मतलब जो चैप्टर 3 है जिस लैंडलॉर्ड पे अप्लीकेबल होगा वो लैंडलॉर्ड 13J में ही सेक्शन 23J में ही डिफाइंड है। अगला सवाल है, फॉर सीकिंग एविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्शन 12(1)(o एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ये रिटन नोटिस इज गिवन बाय लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट। तो आंसर है एट एनी टाइम बिफोर फाइलिंग द सूट। तो ये जो सेक्शन 12(1) का वो है, ये बोलता है कि सपोज अगर किसी टेनेंट को इतना एरिया अलॉटेड है और वो विदाउट कंसेंट कुछ और एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इस ग्राउंड पे लैंडलॉर्ड जो है इसका एविक्शन साउट कर सकता है, और इसके लिए वो सूट फाइल करने के पहले कभी भी नोटिस दे देगा तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। मतलब वहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है कि सूट फाइल करने के इतने दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से ही, इफ़ ए टेनेंट हैज़ अनलॉफुली सबलेट द पोजेशन ऑफ द अकोमोडेशन लैंडलॉर्ड कैन इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर एविक्शन अंडर विच प्रोविजन। तो इसका आंसर है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी में दे रखा है। अगला सवाल है, इफ़ ये टेनेंट मेक्स डिपॉजिट और पेमेंट एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 13(1) और 2, नो डिक्री और ऑर्डर शैल बी मेड बाय द कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एकोमोडेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, तो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट बाय टेनेंट। मतलब 13(1) या 2 में अगर ये ग्राउंड है कि भाई वो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट किया और उस बेसिस पे अगर उसका एविक्शन के लिए सूट फाइल्ड है और वो सूट फाइल होने के बाद रेंट जो है वो डिपॉजिट कर देता है, तो इस बेसिस पे उसका एविक्शन नहीं होगा। अब यहाँ से शुरू होता है हिंदू लॉज, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के क्वेश्चन हैं। तो पहला सवाल हिंदू सक्सेशन एक्ट से, ये फीमेल कैन नॉट बी ए कर्ता ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, तो आंसर है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम। इस केस में कहा गया था कि जो फीमेल है वो कर्ता नहीं हो सकती है एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली की। अगला सवाल है, व्हेन ये हिंदू इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर अंडर सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट ही टैक्स इट एज, तो इसका आंसर होगा हिज सेपरेट प्रॉपर्टी। देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में किसी भी सेक्शन में कोई भी इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी तो एज ए सेपरेट प्रॉपर्टी ही इनहेरिट करेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगला सवाल है हिंदू मैरिज एक्ट से, ये पिटिशन फॉर डिवोर्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन एनी कोर्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ, तो इसका आंसर है 1 ईयर ऑफ मैरिज, और ये आपको मिलेगा सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब आप सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे तो इसमें तो ये बार करता है, लेकिन सेक्शन 14 का जो प्रोवाइजो है वो बोलता है कि इन एक्सेप्शनल केस इस 1 ईयर के बार को हटाया जा सकता है, और कोर्ट जो है वो डिवोर्स का पिटिशन एक्सेप्ट कर सकती है अगर अनड्यू हार्डशिप हो टू द पिटिशनर, उसके लाइफ को खतरा हो, ऐसे केसेस में।
अगला सवाल है, इन सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट द एक्सप्रेशन साइकोट्रॉपिक डिसऑर्डर इंक्लूड्स। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए हैं वो सारे साइकोट्रॉपिक डिसऑर्डर्स में इंक्लूड होते हैं, जो इसमें की है पहला एबनॉर्मली एग्रेसिव कंडक्ट, दूसरा सीरियसली रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट, तीसरा कंडक्ट क्यूरेबल बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से भी वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट से भी कंडक्ट अगर ठीक किया जा सकता है तो भी वो साइकोट्रॉपिक डिसऑर्डर में होगा। मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये क्राइटेरिया नहीं है साइकोट्रॉपिक डिसऑर्डर में क्लासिफाई होने के लिए। अगला सवाल है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से, वेयर ए मैन wants to adopt a 10-year-old girl child, how much older the age of that man should be than the age of that girl child? तो इसका आंसर है 21 ईयर्स, और ये आपको दे रखा है सेक्शन 11 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल के केस में नहीं, कोई भी पर्सन अगर एडॉप्ट करना चाह रहा है और अपोजिट सेक्स का है, मतलब एडॉप्ट करने वाला और जिसको एडॉप्ट किया जा रहा है ये दोनों अपोजिट सेक्स के हैं, तो 21 ईयर्स का एज डिफरेंस होना ही होना है। मतलब अगर फीमेल मेल को अडॉप्ट कर रही है या मेल फीमेल को अडॉप्ट कर रही है तो जो एज डिफरेंस हो है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मैरिज एक्ट से, आफ्टर पासिंग ए डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन इन फेवर ऑफ पिटिशनर द सेम कोर्ट में डिसाइड इट ऑन रीजनेबल एंड जस्ट ग्राउंड। तो अगर एक जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर पास हुआ जो कि सेक्शन 10 में पास होता है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और कुछ दिनों बाद किसी भी पार्टी आइदर ऑफ द पार्टीज़, मतलब हस्बैंड और वाइफ, पिटिशनर और डिफेंडेंट, दोनों में से कोई भी अगर एक पिटिशन फाइल करता है टू रिसेंड दिस डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन और कोर्ट को लगता है कि ये रीजनेबल है और जस्ट ग्राउंड है टू रिसेंड, तो वो रिसेंड कर देगा। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टीज़। अगला क्वेश्चन है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से, विडो ऑफ ए प्री डिसीज्ड सन कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ इफ शी हैज़ नो अर्निंग्स एंड प्रॉपर्टी एंड इज ऑल्सो अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस। तो किस केस में एक विडोड डॉटर इन लॉ क्लेम कर सकती है अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस? तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। तो पहला है फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड, मतलब जो उसके डिसीज्ड हस्बैंड है उसके स्टेट से वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, या फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर पेरेंट्स से वो नहीं मेंटेन कर पा रही है, या फ्रॉम हर चिल्ड्रन और देयर स्टेट से वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही। तो ऐसे केस में उसका जो फादर इन लॉ है वो बाउंड टू मेंटेन हर है। अब सवाल शुरू होते हैं SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट से। तो इसमें जो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC are applicable to schedule SC and ST Act as they are applied to IPC? तो इसका आंसर है बोथ सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 ऑफ IPC। इसमें अगर आप देखेंगे सेक्शन 6 जो है SC एंड ST एक्ट का, ये IPC के कुछ सेक्शंस और चैप्टर्स का अप्लीकेबिलिटी SC एंड ST एक्ट में करने की बात करता है। तो इसमें जो अप्लीकेबिलिटी है वो है चैप्टर 3 जो बात करता है पनिशमेंट से, चैप्टर 4 जो बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की, इसके बाद चैप्टर 5 जो बात करता है अबैटमेंट की, इसके बाद चैप्टर 5 ये जो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, इसके बाद चैप्टर 23 जो बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस की। तो ये सारे चैप्टर प्लस सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149, तो ये याद रखिएगा 3, 4, 5, 5A एंड 23 ये चैप्टर्स हो गए, प्लस सेक्शन 34 एंड 149। ये अगर इस बार सवाल सेक्शन से पूछा है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम सवाल चैप्टर से पूछ ले कि कौन सा चैप्टर अप्लीकेबल होगा। अगला सवाल है SC एंड ST एक्ट से ही, इन एवरी ट्रायल इन द स्पेशल कोर्ट और द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ट्रायल टू एन ऑफेंस अंडर द एक्ट शैल बी कंप्लीटेड। तो आंसर है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, और ये दे रखा है सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में।
अगला सवाल है अंडर SC and ST एक्ट हाउ मच पनिशमेंट शैल बी गिवन फॉर ए सेकेंड और एनी अदर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज। तो इसका आंसर है नॉट लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। और ये आपको दे रखा है सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 में दे रखा है। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसको मैं समझाना चाहूँगा ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या क्या बोलना चाह रहा है। तो इसके लिए आप देखिए सेक्शन 3 का 1, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में A to ZC ये क्लॉजेज हैं जिसमें ऑफेंसेस डिफाइन कर किए गए हैं, ऑफेंसेस जो कि SC एंड ST एक्ट में एट्रोसिटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो ZC के बाद है वो बोलता है शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस दैन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विथ फाइन। यानी कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के क्लॉजेस A to ZC में जितने एट्रोसिटीज़ दे रखे हैं उसके लिए अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंस कमिट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा, तो वो होगा नॉट लेस देन 6 months से लेके 5 साल प्लस फाइन। तो ये फर्स्ट ऑफेंस हुआ नॉट लेस देन 6 months। लेकिन अगर ये सब्सिक्वेंटली यानी सेकेंड टाइम या इसके बाद कितने बार भी कमिट करे तो उसमें क्या हो इसका पनिशमेंट होगा, तो यहाँ पे पनिशमेंट हो जाएगा नॉट लेस देन 1 year से लेके 5 years प्लस फाइन। आई थिंक अब ये आपको क्लियर होगा। अब आइए शुरू करते हैं अगला। हाँ, एक चीज़ और, SC एंड ST एक्ट ये पूरे एक्ट का कंप्रहेंसिव वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, 4 या 5 पार्ट में होंगे, आप उसे देख सकते हैं। आपका कोई भी एरिया अनटच्ड नहीं है उसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्पफुल होगा, ना सिर्फ MPHJS में, MPHJS में SC एंड ST एक्ट बोथ प्री एंड मेंस में पूछा जाता है। इसके अलावा बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी SC एंड ST एक्ट पूछा जाता है। इसके बाद बिहार APO का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो मेंस होगा उसमें भी SC एंड ST एक्ट पूछा जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ वीडियो देखिए और लाभ उठाइए। अब आइए मोटर व्हीकल एक्ट से कुछ सवाल हैं। तो पहला सवाल है हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। तो इसका आंसर है सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 क्लॉज B। अगला सवाल एज पर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम कंपनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। तो इसका आंसर है ₹50,000। ये शेड्यूल के अलावा सेक्शन 140 के सबसेक्शन 2 में भी दे रखा है। वहाँ 140 के सबसेक्शन 2 में बोलता है अगर डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी हो तो जो कंपनसेशन है वो 50,000 होगा। अगला सवाल है नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी अवार्ड ऑफ ए क्लेम ट्रिब्यूनल इफ द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द अपील इज। तो आंसर है लेस दैन 10,000 रुपीज़ और ये दे रखा है सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। अब आइए यहाँ से शुरू होता है आपका कोड फी एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड इंडियन स्टाम्प एक्ट के क्वेश्चन। तो पहला सवाल है विच सेक्शन ऑफ इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 प्रोवाइड्स फॉर द एग्जामिनेशन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर है सेक्शन 33। अगला सवाल इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से रजिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज कंपलसरी। तो आंसर है गिफ्ट डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ये स्पेसिफिकली दे रखा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में। अगला सवाल कोड फी एक्ट से एवरी क्वेश्चन रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ द पर्पस वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी फी चार्जेबल ऑन ए प्लेंट और मेमोरेंडम ऑफ एन अपील शैल बी डिसाइडेड बाय। तो आंसर है कोड और ये दे रखा है सेक्शन 12 के क्लॉज 1 में कोड फी एक्ट के। अगला सवाल है विच प्रोविजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट मेक्स इट कंपलसरी टू एफिक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ and fingerprints of each buyer and seller presenting any documents related to the transfer of ownership of immovable property for the proper registration। तो इसका आंसर है सेक्शन 32A।
यानी कि सेक्शन 32 या रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है कि जो सेलर और बायर हैं उनके फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स सेल डीड पे लगाने होंगे, मार्क करने होंगे, मतलब फ़ोटो चिपकाना होगा और फिंगरप्रिंट लेना होगा। अगला सवाल है रजिस्ट्रेशन एक्ट से, एन अनरजिस्टर्ड सेल डीड ऑफ एन एग्रीकल्चरल लैंड शैल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द सीड लैंड। तो इसका आंसर है मे बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ए सूट फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखिए जो सेक्शन 49 है वो बोलता है कि अगर कोई सेल डीड है रिलेटेड टू लैंड और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में उसको एज ए एविडेंस नहीं लिया जा सकता, एडमिसिबल नहीं है, लेकिन कोलैटरल पर्पसेस के लिए वो जो है एडमिसिबल है। और यही आपका सेक्शन 49 का प्रोवाइजो, मतलब कैसे केसेस में उसको एज ए एविडेंस लिया जा सकता है वो डील कर रखा है। अगला सवाल है, अंडर सेक्शन 34 द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर शैल इंक्वायर, मतलब सेक्शन 34 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रिंग ऑफिसर क्या पूछ सकता है, तो वो पता कर सकता है अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी टू दैट ट्रांसफ़र। और ये आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे, आधार कार्ड हो, कोई वोटर आईडी हो या पैन कार्ड हो उसके थ्रू। तो ये सेक्शन 34 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज बी में है। अगला सवाल, इन ये सूट फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 7(2) ऑफ कोड फीस एक्ट, कोड फीस पेएबल अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर मेंटेनेंस का सूट फाइल होगा तो उसका कोड फी क्या होगा, तो उसका होगा 1 साल में जितना पे करना है उसका 10 टाइम्स उस पर कोड फी लगेगा। अगला, अब यहाँ से जनरल नॉलेज के सवाल शुरू होते हैं। तो जनरल नॉलेज में पहला सवाल, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस, तो इसका आंसर है गुलजारी लाल नंदा। ये 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी तब ये कुछ दिन के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी तब ये कुछ दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगला सवाल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो अक्सर MPHS के परीक्षा में पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ MP लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका आंसर है पंडित कुंजीलाल दुबे। अगला सवाल, द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग, तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। देखिए MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और इसके अलावा एक है नॉर्मन बरलॉग, इसको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, ये कबड्डी टीम यूजुअली हैज, तो कबड्डी टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक फिगर ऑफ 2017 इंडिया बिकेम, तो 2017 में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया एज पर 2019। पहले नंबर पे USA, दूसरे पे चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा इंडिया, छठा UK और सातवां फ्रांस। अगला सवाल, इन विच डिस्ट्रिक्ट बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, तो इसका आंसर है उमरिया, उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। अगला सवाल, उदयगिरी केव्स आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो आंसर है विदिशा। अगला सवाल, द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हैज़ रोल्ड आउट फ्रॉम विच सिटी, तो 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत रांची, झारखंड के कैपिटल रांची से की थी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, तो इसका आंसर है मलेशिया। इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो जस्ट होल्ड ऑन, मैं बताता हूँ आपको। तो इंडिया जो है उसके जो 7 कंट्रीज से अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और इसमें जो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जो लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर किससे शेयर करता है, तो उसका आंसर है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। और जो 7 कंट्रीज़ हैं उसको एक बार देखिए, तो पहला है भूटान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चाइना, चौथा अफगानिस्तान, पांचवा म्यांमार, छठा नेपाल और सातवां पाकिस्तान। तो जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है
वो बांग्लादेश का साथ शेयर करता है, और जो शॉर्टेस्ट है वो आपका अफ़गानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। ये दो सुपरलेटिव्स हैं, इसे ध्यान रखिएगा, सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू ऑनर एमिनेंट कोचेज इन स्पोर्ट्स। तो ऑब्वियसली कोचेज मीन्स गुरु की बात कर रही है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोचेज को दिया जाता है। अगला सवाल फोक डांस मटकी इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है मालवा, याद रखिएगा, एम से मटकी, एम से मालवा। अगला सवाल है फेमस वोकलिस्ट कुमार गंधर्व इज एसोसिएटेड विथ विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो कुमार गंधर्व थे एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन थे, और ये बेसिकली कर्नाटका से थे, और 20 इयर्स के एज में ये संगीत की शिक्षा देते थे। तो इनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि कोई ड्रायर क्लाइमेट में जाएं, तो ये एमपी के देवास में आकर रह गए थे, और डॉक्टर ने इन्हें मना किया था कि गाने की कोशिश ना करें, अदरवाइज डेथ हो जाएगी। तो ये लास्ट के अपने जो लाइफ के लास्ट ईयर्स थे वो देवास में इन साइलेंस इन्होंने व्यतीत किया था। अगला सवाल है विच गैस इज पॉपुलरली नोन एज लाफिंग गैस। तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। अगला सवाल हु इज़ द करंट फ्रेंच प्रेसिडेंट हु वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इन इंडिया। तो आंसर है इमैनुअल मैक्रोन, जो अभी भी फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। अगला सवाल हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन में जो आंसर चूज हुआ था अकॉर्डिंग टू एमपी हाई कोर्ट वो 196 है, जो कि गलत है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कंट्री ही 195 है, और 195 में 193 जो है यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, 2 कंट्री जो हैं वो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ से कंप्यूटर के सवाल शुरू होते हैं, ये मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में डील कर चुका हूँ, तो आप जिससे वहाँ से देख लें। अब कुछ जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। तो पहला है द टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन इज यूज टू। तो आंसर है टू डिस्करेज ये प्लान, मतलब डिस्करेज ये प्लान को अदर वर्ड में बोलेंगे थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। नेक्स्ट एंटोनिम पूछ रहा है डेस्करेशन का, तो डेस्करेशन का कॉन्सेक्रेशन है। नेक्स्ट सवाल है एक एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है बाय फीड्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है समथिंग डन इरेगुलरली। अगला सवाल हैंग ओवर वंस हैंड, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब है अंडर डेंजर। अगला सवाल ये कंप्लीट ये सेंटेंस है जिसमें 2 खाली जगह है, जिसको कंप्लीट करना है। नाइदर द आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स नॉर द प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल कैन बाय देमसेल्फ। तो आंसर ट्रांसफॉर्म रियलिटी। What in fact changes reality and kindles revolution is the interplay of the two। अगला सवाल है प्रोपिचुअस का क्लोजेस्ट मीनिंग। तो इसका आंसर है कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद ल्यू का सिनोनिम्स क्या है। तो प्लेस, तो इन ल्यू ऑफ, इसका दूसरे शब्द में बोल सकते हैं इन प्लेस ऑफ। यहाँ पे वैक्यूम का करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तो आंसर है VACWM। अगला सिनोनिम पूछ रहा है डिफर का, डिफर मीन्स पोस्टपोन करना टू। इसके बाद अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है समथिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इसका आंसर है इनकॉरिजिबल। अब 5 सवाल हैं लॉ लेक्सिकॉन एंड मैक्सिम से। तो क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, तो ये रिलेटेड है वाइकेरियस लायबिलिटी से। जस्ट कॉजेंस, इसका मतलब होता है प्री एम्प्टी नॉर्म विच डज नॉट परमिट डेरोगेशन। अगला सवाल है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, ये अक्सर जजमेंट में यूज होता है ये टर्म, और इसका मतलब होता है विथ नेसेसरी चेंजेस। अगला जो है साइन प्रोल, यहाँ पे साइन प्रोबल लिखा हुआ था लेकिन इसका होगा साइन प्रोल, बी मिस प्रिंटेड है, तो इसका मतलब होता है विदाउट इशू। नेक्स्ट है कंसेंसस एडियम, इसका मतलब है एग्रीमेंट एज टू सेम थिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बहुत इस्तेमाल होता है।
अब मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से कुछ सवाल हैं, इसमें जो लास्ट सवाल है वो सवाल अक्सर रिपीट होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग ऑफ स्किन एंड क्लोथिंग्स कैन बी बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो आंसर है इंफ्रारेड फोटोग्राफी। ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो सब कुछ पढ़ना और एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा एक छोटे से वीडियो में। तो बेहतर होगा जो क्वेश्चंस आए हैं उससे आप याद कर लें, उम्मीद है कि रिपीट होते हैं। अगला सवाल है, द बॉडी पार्ट बिटवीन द नेक एंड द एब्डोमेन इज कॉल्ड थोरैक्स, यानी जो चेस्ट एरिया है उसको हम लोग थोरैक्स बोलते हैं। अगला सवाल है, मोलिकुलर और सेलुलर डेथ मीन्स, मतलब मोलिकुलर और सेलुलर डेथ का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है द डेथ ऑफ द टिश्यू एंड सेल। अगला सवाल, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेजरमेंट्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। एक्सह्यूमेशन इज डन फॉर लीगल पर्पसेस टू डिटरमाइन। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, द कॉज ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ, मैनर ऑफ डेथ। एक्सह्यूमेशन होता क्या है? सपोज कि किसी पर्सन की डेथ हो गई और उसको कब्र में दफना दिया गया मिट्टी के अंदर, और ये डेथ सस्पिशियस थी, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। तो जब ग्राउंड से बाहर निकालते हैं, एक्स मीन्स आउटसाइड और ह्यूम्स मीन्स सैंड और लैंड, तो उसको, उस प्रक्रिया को एक्सह्यूमेशन कहते हैं। तो क्यों हम लोग किसी डेड बॉडी को निकालेंगे? तो टू एसर्टेन द कॉज ऑफ डेथ, या कितने टाइम पहले डेथ हुआ है वो डिटरमाइन करने के लिए, या किस वजह से कैसे डेथ कॉज किया गया है, मैनर ऑफ डेथ, वो डिटरमाइन करने के लिए। तो इस तरह से MPHS 2019 के सारे क्वेश्चन हमने देखे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।